हम भूल न जाएं उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तारीख 13 अप्रैल 1919। भारतीय इतिहास का एक काला दिन। इस दिन ब्रिटिश सरकार का क्रूरतम चेहरा सामने आया था और उसने जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर दी थी। वो दिन था पवित्र वैसाखी का दिन और उस दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश के मासूम नागरिकों के साथ खून की होली खेली थी। इसी दिन ब्रिटिश सरकार के क्रूरतम शासक जनरल डायर ने हमारे देश के मासूम नागरिकों की हत्या की, हमारे माताओं और बहनों की हत्या की और यहाँ तक कि उसने हमारे देश के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इस दिन ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश के हजारों बच्चों को उनके मां के आंचल से छीन लिया, उन्हें अनाथ कर दिया और पता नहीं कितनी माताओं और बहनों को विधवा कर दिया। उस दिन ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश के मासूम और निहत्थे लोगों की हत्या तो कर दी, लेकिन वो छोड़ गए भगत सिंह नाम की एक चिंगारी, जो कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार का कब्र खोदने वाली थी। इसी तरह भारतीय इतिहास में एक और दिन था 23 मार्च 1931 और इस दिन भारत की हर गली में, हर कोने में एक ही नारा गूंज रहा था, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। इस दिन ब्रिटिश सरकार के कायर शासकों ने डर कर हमारे देश के 23 साल के 3 नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय की गई सीमा से 11 घंटे पहले ही फांसी पर लटका दी थी और उन्हें मौत की नींद सुला दी थी। ब्रिटिश सरकार हमारे देश के इन 3 सपूतों से इतनी डर गई थी कि उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि फांसी देने के बाद वो जेल के मुख्य दरवाजे से उनकी लाश को बाहर लेकर जा सके। भारत माता के इन 3 लाल के लाश को बाहर निकालने के लिए रात के अंधेरे में ब्रिटिश सरकार को जेल की दीवारें तोड़नी पड़ी थी। आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह की और आज के इस वीडियो को देखने के बाद भगत सिंह आपकी आत्मा में बस जाएगी और आप उनके बलिदान को झुककर प्रणाम करोगे और उन्हें कभी भूल नहीं पाओगे। मैं उनके जीवन की घटनाओं को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, छोटी छोटी कहानी बनाकर समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कि बचपन में फसल के नाम पर बंदूक बोने की बात की थी और कहता था कि जिएंगे तो आज़ादी के लिए और मरेंगे तो आज़ादी के लिए। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो कि कहता था कि मेरी दुल्हन का नाम है आज़ादी। ये कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की जिसके जीवन का सिर्फ एक मकसद था, देश की आज़ादी, और इसके लिए वो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए और देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था जो कि पंजाब के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जगह अभी पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम था किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती कौर। भगत सिंह की रगों में आज़ादी की जो लहर दौड़ रही थी उसका कारण था उनका परिवार, क्योंकि उनके दादा, पिता, चाचा सब ने आज़ादी की जंग में भाग ली थी और जेल भी गए थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके पिता और चाचा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष के कारण जेल में बंद थे और उसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी रिहाई हो गई। इसीलिए भगत सिंह के जन्म को परिवार ने शुभ माना। जब भगत सिंह थोड़े बड़े हो गए और उनके स्कूल जाने का समय आ गया तो उनके परिवार में उनके स्कूल के बारे में बात हुई, लेकिन उनके दादा ने भगत सिंह को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने से साफ मना कर दिया और यही कारण था कि भगत सिंह का दाखिला एक आर्य समाज स्कूल में करा दिया गया। भगत सिंह को किताबें पढ़ने में बहुत मन लगता था और जब वो पढ़ते थे तो घंटों घंटों तक वो पढ़ाई में पूरी तरह से डूब जाते थे। बड़े होकर इन्होंने बहुत सारे पेपर और पत्रिका में लेख भी लिखा जिसने आज़ादी की जंग को और हवा दी। भगत सिंह की कहानी की हम शुरुआत करते हैं इनके बचपन की एक घटना से, जबकि अपने खेतों में बंदूक बो रहे थे। कहा जाता है कि एक बार भगत सिंह बचपन में अपने पिता के साथ अपने खेत पर गए थे। खेत पर पहुंचने के बाद उनके पिता वहां कुछ लोगों से बातें करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि भगत सिंह मिट्टी पर कुछ बना रहे हैं और खेल रहे हैं। तो उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि बेटे तुम क्या कर रहे हो? तो इस पर नन्हे भगत सिंह का उत्तर था कि पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूँ। तो पिता ने भगत सिंह से पूछा कि बेटे बंदूक का क्या करोगे? तो इस पर भगत सिंह का उत्तर था देश को आज़ादी दिलवाऊंगा। भगत सिंह की इस बात को सुनकर उनके पिता और वहां पर खड़े लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा बंदूक की बातें कर रहा है और आज़ादी की बातें कर रहा है। लेकिन उस घटना के बाद उनके पिता और उनके परिवार वालों को एक बात तो पता चल गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसके जीवन का मकसद क्या है।
वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के बारे में बहुत जगह उल्लेख तो मिलता है, लेकिन अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग तरीके से बताया गया है। लेकिन हर जगह इस बात का जिक्र जरूर है कि भगत सिंह ने बंदूक बोने की बात की थी ताकि उससे वो देश को आजादी दिला सके। एक बार उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि अंग्रेजों की सरकार भारतीय क्रांतिकारियों को सड़क के किनारे बेरहमी से पीट रहे हैं और कह रहे हैं ब्लडी इंडियंस। इस घटना ने उनके दिमाग पर अंग्रेजी सरकार की एक छवि छाप दी और उनको समझ में आ गया कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों के ऊपर कितना जुल्म कर रही है। और जो बाकी कसर थी वो 1919 में जलियांवाला बाग कांड ने पूरा कर दी, जहां पर कि अंग्रेजी सरकार ने जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर दी थी। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और उस समय भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। ये बैसाखी का दिन था और आपको शायद पता ही होगा कि बैसाखी पंजाब के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये खुशी का दिन है, नए फसल का उत्सव है और नए साल की शुरुआत है। उस समय पंजाब में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था, तो कहा जाता है कि लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे बैसाखी का पर्व मनाने के लिए और इस बात पर विचार करने के लिए कि सरकार से ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपने कर्फ्यू के ऑर्डर को वापस ले ले। इसके अलावा जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने का लोगों का और कोई इरादा नहीं था। उस दिन जलियांवाला बाग में बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं, हर तरह के लोग थे। सब अपने अपने परिवार के साथ आए थे, एक दूसरे से मिल रहे थे और बैसाखी पर्व की खुशियां मना रहे थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये खुशी का दिन इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला है। अचानक से जनरल डायर वहां पर कुछ सैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं और बिना किसी चेतावनी के वो आदेश देते हैं, फायर। फिर क्या, सैनिक वहां पर बेरहमी से लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और वहां पर होता है मौत का तांडव। ये बेरहम लोग महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं और यहाँ तक कि ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। जलियांवाला बाग की दीवार बहुत ऊंची थी और जो मेन गेट था वहां पर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था, तो कोई लोग भाग भी नहीं पा रहे थे। लोग अपना जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहां पर एक कुआं था, उस कुएं में लोग कूद जाते हैं, भगदड़ में मारे जाते हैं और ये बन जाता है इतिहास का सबसे काला दिन। और इस तरह से बैसाखी का वो दिन खुशियों से नहीं बल्कि खून से भर गया। अगले दिन भगत सिंह को, जिसकी उम्र उस समय मात्र 12 साल की थी, जब इस बात का पता चलता है तो वो जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। और वहां का जब वो नजारा देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ क्या कर रही है। चारों तरफ खून, दीवार पर खून के छींटे, अंग्रेजी सरकार के जुल्म की कहानी कह रही थी। भगत सिंह जलियांवाला बाग की मिट्टी को जब अपने हाथ में उठाते हैं तो देखते हैं कि वो मिट्टी खून से भींगी हुई है। वो उस मिट्टी को अपने हाथ में कस के पकड़ लेते हैं और यहाँ से उनके अंदर एक चिंगारी जन्म लेती है जो कि आगे चलकर उन्हें एक क्रांतिकारी बना देती है। भगत सिंह जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी बहन उनसे पूछती है कि कहाँ गए थे तुम, इतने तुम शांत क्यों हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो इस पर भगत सिंह कुछ नहीं बोले, बस अपनी मुट्ठी खोलकर खून से सनी हुई मिट्टी को उन्होंने अपनी बहन को दिखा दिया। शायद इसके बाद कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी और भगत सिंह के पास कोई शब्द भी नहीं थे, क्योंकि उस दिन सरदार भगत सिंह का बचपन और उनकी मासूमियत जलियांवाला बाग में ही रह गई थी और वहां से लौट कर आया था एक संकल्प और एक क्रांतिकारी जिनके जीवन की सिर्फ एक तमन्ना थी, सिर्फ एक ख्वाहिश थी, देश की आजादी। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर से इतना झकझोर दिया कि उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। जलियांवाला बाग कांड भगत सिंह के अंदर एक क्रांति की चिंगारी भड़काती है, लेकिन अगले ही साल एक और घटना होती है जो कि उस चिंगारी को एक ज्वाला बना देती है। 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इस आंदोलन को भारी जन समर्थन मिला था। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसके साथ पूरा देश खड़ा था। पूरे देश की उम्मीद इस आंदोलन से लगी थी, क्योंकि सबको ये विश्वास था कि इस आंदोलन के सहारे हमें आजादी जरूर मिलेगी। गांधी जी को यह एहसास था कि अगर अंग्रेजी सरकार यहाँ पर टिकी हुई है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों का उनको मौन समर्थन प्राप्त है। अपने आंदोलन में गांधी जी ने एक बात साफ कर दिया था कि हम अंग्रेजों का बहिष्कार भी करेंगे और सहयोग भी करेंगे और उनसे लड़ेंगे भी, लेकिन अहिंसा के साथ। इस आंदोलन में गांधी जी ने सबसे अपील की कि कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजी सरकार का साथ ना दे। हर सरकारी नौकर अपनी नौकरी छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्री से निकल जाए और बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ दे। कोई किसी तरह का टैक्स ना दे और सारे विदेशी कपड़े जला दे।
गांधी जी ने सबसे कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का सारा काम ही रुक जाएगा, और अगर हर लोग इस आंदोलन में भाग लेते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। इसीलिए गांधी जी ने नारा दिया कि अंग्रेजों को समर्थन देना बंद करो, उनको सहयोग देना बंद करो और उनकी हर चीज़ों का बहिष्कार करो, उसका त्याग कर दो। उस आंदोलन के साथ पूरा देश एकजुट था, पूरा देश खड़ा था, जिसको कि सबका समर्थन था, और उसमें एक लड़का भी शामिल था, एक बच्चा शामिल था जिसका नाम था भगत सिंह। लेकिन इसके 2 साल बाद 1922 में चौरी चौरा नाम के एक जगह में एक घटना घटती है और गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक जगह है और वहां पर कुछ दुकानों में अंग्रेजी सामान बिक रही थी और हमारे देश के लोग उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर थे, इसीलिए वो उसका विरोध करने लगे। तो वहीं पर एक थाना था, तो थाने से एक पुलिस निकला और उसने हवा में गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो वहां पर भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर अंग्रेजों की सामान बिक रही है और हम असहयोग आंदोलन पर हैं और इसलिए हम अंग्रेजों की सामान को यहाँ पर बिकने नहीं देंगे, इसे बंद करवाओ। अब पुलिस में और भीड़ में तू मैं होने लगी, जिससे कि पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चला दी और कुछ लोग वहीं पर मर गए। तो अब भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और उसने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें कि कहते हैं कि 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। तो इससे गांधी जी बहुत आहत हो गए, क्योंकि वो किसी भी हालत में हिंसा का समर्थन नहीं करते थे और इसीलिए इस घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह को असहयोग आंदोलन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब उन्होंने इस बात को सुना कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची और इसी ठेस ने भगत सिंह के अंदर की चिंगारी को इतना भड़का दिया कि वो एक क्रांतिकारी बन गए। क्रांतिकारियों में भगत सिंह अकेले नहीं थे, इससे पहले भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इस रास्ते पर चल चुके थे और उसमें से एक नाम था करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा को 1915 में ही अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी और उस समय उनकी उम्र थी मात्र 19 साल। और जब करतार सिंह सराभा को फांसी दी थी तो उस समय भगत सिंह की उम्र थी मात्र 8 साल। कहते हैं कि भगत सिंह करतार सिंह सराभा की तस्वीर हमेशा अपने पास रखते थे और कहते थे कि ये मेरे गुरु हैं। जब भगत सिंह बड़े हो गए तो उनके परिवार ने उनकी शादी तय कर दी, लेकिन जिनके दिल में 24 घंटे क्रांति की लौ जल रही हो वो शादी के बारे में कहाँ सोच सकता है। जब भगत सिंह को पता चलता है कि उनके परिवार वालों ने उनकी शादी तय कर दी है तो एक दिन भगत सिंह अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और अपने पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि पिताजी, मेरा जीवन देश के प्रति समर्पित है। देश की आज़ादी के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई चीज़ मायने नहीं रखती, इसीलिए मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। भगत सिंह कहते थे कि अगर मेरी दुल्हन होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी होगी। आज़ादी का खून भगत सिंह की रगों में इस तरह से दौड़ रहा था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया, देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। भगत सिंह घर छोड़कर निकल गए और उन्होंने ज्वाइन कर ली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जो कि क्रांतिकारियों का एक संगठन था, जिनके कुछ प्रमुख क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह ने जिस समय HRA ज्वाइन किया उस समय पार्टी को पैसे की जरूरत थी और इसके लिए क्रांतिकारियों ने प्लानिंग की सरकारी खजाने को लूटने की। HRA के क्रांतिकारियों को पता चलता है कि कुछ सरकारी खजाने को यूपी के सहारनपुर से लखनऊ लाया जा रहा है और ये ट्रेन गुजरती थी ककोरी से। तो क्रांतिकारियों ने प्लानिंग की ट्रेन पर से सरकारी खजाने को लूटने की और इस घटना को अंजाम दिया 9 अगस्त 1925 को, जबकि ये ट्रेन ककोरी से गुजर रही थी। इस घटना में मुख्य रूप से शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। क्रांतिकारियों ने खजाने को तो लूट लिया, लेकिन बाद में वो सब पकड़े गए और सबको फांसी की सजा हो गई। इसी समय भगत सिंह की मुलाकात होती है चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर आजाद निराश होकर कहते हैं कि सारे लोग पकड़े गए और सब कुछ खत्म हो गया। तो भगत सिंह कहते हैं कि पंडित जी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ये अंग्रेजी सरकार हमारे शरीर को तो कैद कर सकती है, हमारे विचारों को नहीं। सरकार हमें मार सकती है लेकिन हमारे आदर्शों को नहीं मार सकती। भगत सिंह कहते थे कि हमारा मकसद सिर्फ देश की आज़ादी नहीं है, देश की आज़ादी सिर्फ पहला कदम है। हमारा मकसद है वतन को बनाना, देश को बनाना, एक ऐसा देश जहाँ की हर तरह के लोगों को बराबरी का हक मिले, किसी के बीच कोई भेदभाव न किया जाए, जहाँ धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा ना हो।
आजादी के बाद भगत सिंह अपने देश को बनाना चाहते थे एक समाजवादी देश, जहां पर कि धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पर किसी के बीच कोई भेदभाव न किया जा सके। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक शब्द जोड़ दिया, सोशलिस्ट, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह क्रांतिकारियों की एक मीटिंग में इसकी घोषणा करते हैं और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़े जंग का ऐलान करते हैं। इसी मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि साइमन कमीशन जो कि भारत आ रहे थे, हम उसका विरोध करेंगे और नारे लगाएंगे, साइमन गो बैक। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया था और 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत पहुंची। इस कमीशन को गठन करने का पर्पस था संवैधानिक सुधार के लिए सजेशन देना। इसमें 7 मेंबर थे, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और यही कारण था कि यहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसीलिए ये कमीशन जब भारत पहुंची तो पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। लाहौर में इस नारे का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय और उनका साथ दे रहे थे भगत सिंह और उनके साथी। तो लाहौर के जो ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनका नाम था जेम्स ए स्कॉट। उन्होंने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया और ये तय किया गया कि जेम्स ए स्कॉट की हत्या की जाएगी। जेम्स ए स्कॉट की हत्या करने का दिन चुना गया 17 दिसंबर 1928। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हो गई, स्कॉट की जगह पर राजगुरु और भगत सिंह ने जेपी सॉन्डर नाम के एक और पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी। अब भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से उनके पीछे लग गई। भगत सिंह के अलावा इस घटना में शामिल थे चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, और ये सब लाहौर में फंस गए थे और पुलिस उनके पीछे लग गई थी। और लाहौर से इनके निकलने की कहानी एक फिल्म की तरह है। भगत सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर का वेश बनाया और उनका साथ दिया भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी ने। दुर्गा भाभी भगत सिंह और अपने बच्चे के साथ ट्रेन पर बैठ गई ताकि किसी को संदेह ना हो और सबको यही समझे कि एक परिवार है और कहीं जा रहे हैं। इसी तरह राजगुरु ने कुली का वेश बनाया और चंद्रशेखर आजाद ने एक साधु का। और इस तरह से ये सब पुलिस को चकमा देकर लाहौर से बाहर निकल गए और पहुंच गए कोलकाता। अब कलकत्ता में इन क्रांतिकारियों की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में सबको एक बात समझ में आती है कि वो लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में जनता को पता नहीं चल रहा है। इस मीटिंग में भगत सिंह कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ब्रिटिश सरकार हमें आतंकवादी कहती है और जनता भी शायद यही सोच रही है। सच तो ये है कि अभी तक हम लोग देश की जनता के साथ जुड़ नहीं पाए हैं। जब तक देश की जनता हमारा साथ नहीं देती है तब तक हमारा इनकलाब का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अब देश भर में क्रांति लाने के लिए और देश की जनता से जुड़ने के लिए भगत सिंह एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें कि वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। भगत सिंह कहते थे कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, अगर मेरी जान चली जाती है और इससे देश को आजादी मिल जाती है तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। जनता से जुड़ने के लिए भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में बम फोड़ने का फैसला किया और ये भी फैसला किया कि बम फोड़ने के बाद वो वहां से भागेंगे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी देंगे। इसके पीछे भगत सिंह का एक ऐसा गेम प्लान था जिसके पीछे ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से फंसने वाली थी। भगत सिंह ने यह प्लान किया कि असेंबली में उस जगह पर बम फोड़ा जाएगा जहां पर कि जान माल की कोई क्षति ना हो। भगत सिंह ने अपने मित्रों से कहा कि अभी तक हम देश की जनता के साथ जुड़ नहीं पाए हैं, देश की जनता को हमारी क्रांति के बारे में पता नहीं चल पा रहा है और सब लोग हमें आतंकवादी समझ रहे हैं। लेकिन जब असेंबली में बम फोड़कर हम भागेंगे नहीं और अपनी गिरफ्तारी देंगे तब मीडिया में बात आएगी, अखबार में खबरें छपेगी और तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। इसके बाद लोग हमें जानने लगेंगे, लोगों को हमारे काम के बारे में पता चलेगा और तब जाकर हम सब देश की जनता से जुड़ पाएंगे। जब कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी तो हमारे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और मजबूर होकर अखबार को हमारे बारे में छापना ही पड़ेगा। देश की जनता से जुड़ने के लिए हमें जिस प्लेटफॉर्म की तलाश है वो प्लेटफॉर्म हमें सरकार बना कर देगी। फिर हमारे साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे और इस तरह से लोगों का हमारे ऊपर भरोसा बढ़ेगा। भगत सिंह अपने क्रांतिकारी मित्रों से कहते हैं कि मैं और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फोड़कर अपनी गिरफ्तारी देंगे और अंदर से प्रचार करेंगे और बाहर से आप लोग एक्शन जारी रखना। दिन चुना गया 8 अप्रैल 1929 और जगह था दिल्ली असेंबली।
उस दिन जब दिल्ली असेंबली का सेशन चल रहा था तो प्लान के मुताबिक भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में खाली जगह पर बम फेंक दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर गिरफ्तारी दे दी। अंग्रेजों की सरकार बहुत दिन से भगत सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भगत सिंह को गिरफ्तार कर नहीं पा रही थी। और जब असेंबली में बम फोड़कर भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि उसने बहुत बड़ी बाजी मार ली है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस जीत के साथ वो भगत सिंह की जाल में फंसते चले जा रहे हैं और भगत सिंह नाम की आंधी पूरे देश में फैलने वाली है। भगत सिंह का प्लान यही था कि जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये बात मीडिया तक फैलेगी और फिर मीडिया के द्वारा ये बात देश की जनता तक पहुंचेगी और देश की जनता ये जान पाएंगे कि भगत सिंह अपने साथियों के साथ जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है। और हुआ ठीक ऐसा ही। जब भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो कोर्ट में उन सब के ऊपर मुकदमा चलना शुरू हो गया। भगत सिंह और उनके साथियों को सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर किया जाता था। फिर भगत सिंह अपने साथी के साथ अपनी बात कोर्ट में रखते थे। फिर ये बात मीडिया के द्वारा भारत की जनता तक पहुंच जाती थी और इस तरह से देश की जनता ये जान पाई कि भगत सिंह जो कर रहे हैं उनके पीछे उनका सिर्फ एक मकसद है, देश की आजादी। अब एक दिन कोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। कोर्ट की सुनवाई चल रही थी और गवाह के रूप में पेश किया गया फणींद्र नाथ घोष को, जिन्होंने कि अपने साथियों के साथ ही गद्दारी कर दी। फणींद्र नाथ घोष ने कोर्ट में ये बयान दिया कि उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों को बम बनाने में उनकी मदद की है। तो इस पर भगत सिंह कहते हैं कि योर ऑनर, न तो ये हमारे साथ है और ना ही इसे बम बनाना आता है। तो इस पर फणींद्र नाथ घोष ने कहा कि नहीं, मुझे बम बनाना आता है और मैंने भगत सिंह और उनके साथियों को बम बनाने में उनकी मदद की है। तो इस पर एक क्रांतिकारी कहते हैं कि अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ कि बम कैसे बनाया जाता है। तो इस पर फणींद्र नाथ घोष बम बनाने की पूरी रेसिपी कोर्ट को बता देते हैं। अब वहां पर जो पत्रकार बैठे थे वो बम बनाने की रेसिपी को नोट कर लेते हैं और दूसरे दिन अखबार में छाप देते हैं और इस तरह से बम बनाने की रेसिपी घर घर तक पहुंच जाती है। भगत सिंह जो चाहते थे कि बम बनाने की रेसिपी घर घर तक पहुंच जाए, उस मिशन में वो पूरी तरह से कामयाब रहे। अब भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी जो कि प्लान करके जेल तक पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने एक नया खेल खेला और वो खेल था भूख हड़ताल। ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों के साथ सिर्फ जेल के बाहर ही नहीं बल्कि जेल के अंदर भी भेदभाव कर रही थी और उसके ऊपर जुल्म ढा रही थी। और इसी को तोड़ने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। पता है भगत सिंह और उनके साथियों की भूख हड़ताल कितने दिन तक चली? 116 दिन तक। अंग्रेजों की सरकार ने भूख हड़ताल को तोड़ने की हर संभव कोशिश की। उनके ऊपर जुल्म पर जुल्म ढाए गए, कोड़े बरसाए गए और यहाँ तक कि उनके नाक में पाइप डालकर उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से इसमें नाकाम रहे। भगत सिंह की मांग थी कि कैदियों के बीच कोई भेदभाव न किया जाए, खाने के लिए उन्हें अच्छे खाने दिया जाए, पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े दिया जाए और पढ़ने के लिए कुछ किताबें और न्यूज़पेपर दी जाए। और इस तरह से असेंबली में बम फोड़कर अपनी गिरफ्तारी देकर भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार करवाया। भगत सिंह जेल का इस्तेमाल करके, कोर्ट का इस्तेमाल करके अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे थे और इससे धीरे धीरे देश में स्वराज की मांग तेज होने लगी। अब अंग्रेजों की सरकार को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि किस तरह से भगत सिंह उनके ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उनका ही कब्र खोद रहे हैं। और उन्हें ये बात भी समझ में आ गई थी कि अगर भगत सिंह जिंदा रहेंगे तो पूर्ण स्वराज की मांग और तेज होगी। इसीलिए अंग्रेजों की सरकार ने सौंडर की हत्या के केस को फिर से खोला, जिसे कि लाहौर कंस्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। फिर जय गोपाल नाम के एक गद्दार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी और इसी को आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने की तारीख तय की गई 24 मार्च 1931। जब फांसी देने की खबर जनता तक पहुंची तो पूरे देश में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पूरे देश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने की मांग तेज होने लगी। तो इससे अंग्रेजों की सरकार पूरी तरह से डर गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये तीनों जिंदा रह गए तो फिर अंग्रेजों की सरकार भारत में टिक नहीं पाएगी। अंग्रेजों की सरकार भगत सिंह और उनके साथियों से इतनी डर चुकी थी कि वो एक दिन का भी वेट नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने 24 मार्च की जगह 23 मार्च को ही शाम में 7 बजे तीनों को फांसी देने का फैसला कर लिया। और फिर वो 23 मार्च का काला दिन भी आ गया जबकि तीनों को फांसी की सजा देनी थी।
फांसी देने का वक्त आ जाता है और जेलर भगत सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगत चलो, फांसी देने का वक्त आ चुका है। तो इस पर भगत सिंह बिना डरे कहते हैं कि जेलर साहब 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूँ। आज एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फांसी के फंदों की तरफ तीनों क्रांतिकारी इस तरह से आगे बढ़ रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई जंग जीत ली है। ना तो कोई डर, ना ही कोई खौफ, चेहरे पर बस एक मुस्कान और दिल में एक आवाज, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ये बात पता था कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। इससे देश के नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी और देश के युवा आजादी की जंग के लिए बिना डर के आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना ही पड़ेगा और हमें मिल जाएगी पूरी आजादी। भगत सिंह कहते थे कि मेरी तमन्ना है कि मैं देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊं ताकि देश के नौजवानों को एक प्रेरणा मिले और वो बिना किसी डर के आजादी के जंग में कूद जाए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं और तीनों को फांसी के फंदे तक लाया जाता है। इसके बाद जेलर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो इस पर भगत सिंह कहते हैं कि हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम तीनों आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। तीनों के हाथ खोल दिए जाते हैं और भारत माँ के तीनों वीर सपूत एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फांसी के फंदे को चूमते हैं, सूली पर चढ़ जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। हमारे देश के ये तीनों लाल इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा तो कह देते हैं, लेकिन ये देश की जनता के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तीनों वीर सपूत के जाने के बाद पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।